नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और मैं आज आपको बता रही हूं कि किस तरह से जंग का आगाज कैसे खुद छीन लेगा ताज। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि तालिबान की दुकान बंद होने वाली है। तालिबान के अंदर जो अंदरूनी जंग है वो किस तरह से ये ताज छीन सकती है, आज महाभारत में आपको बताऊंगी। और साथ ही तालिबानी सत्ता के सामने 7 चुनौतियां जो उसके खात्मे की ओर आगे बढ़ा रही हैं। इसी के साथ साथ महाभारत में आज आपको बताऊंगी कि तालिबान पर कैसे पड़ेगा भारत का थप्पड़। जी हां, आतंकवाद का सबसे करारा तमाचा जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। तो महाभारत में आज आपको बताने वाली हूं कि किस तरह से तालिबान की दुकान बंद होगी। लेकिन शुरुआत में कर रही हूं उस वक्त की बड़ी खबर के साथ कि तालिबान में संघर्ष की खबर किस तरह सामने आ रही है और यही क्या तालिबान के अंत का आगाज होगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, तालिबान में संघर्ष की खबरें, हक्कानी और बरादर गुट में खींचतान की खबरें आ रही हैं, हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या तालिबान में अब सत्ता को लेकर यह संघर्ष जारी हो गया है और इसी के चलते क्या तालिबान में अब सत्ता का संघर्ष तालिबान की सत्ता को ही सबसे बड़ा खतरा पहुंचाएगा? यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं और आगे बताऊंगी कि क्यों। आगे यह भी बताऊंगी कि सिर्फ तालिबान में सत्ता का संघर्ष नहीं है, देश में ही कैसे गृह युद्ध की आहट है, कैसे गृह युद्ध की आहट है वो भी आगे आपको बताऊंगी। कैसे तालिबान की दुकान बंद होने वाली है क्योंकि सत्ता के सामने 7 चुनौतियां हैं, जिनमें पहली चुनौती पंजशीर है। जी हां, अभी भी मोर्चे पर पंजशीर के लड़ाके मौजूद हैं, मसूद और साले पंजशीर में मौजूद हैं और तालिबानी सत्ता की सबसे बड़ी चुनौती पंजशीर ही बना हुआ है। बाहर से भी पंजशीर को समर्थन मिल रहा है और इसीलिए तालिबानी ताज शुरू से ही डगमगा रहा है। अब मैं आपको बताती हूं कि इस सत्ता के सामने दूसरी चुनौती क्या है। आईएसआईएस खुरासन। जी हां, आईएसआईएस खुरासन के आतंकी अभी सक्रिय हैं अफगानिस्तान में, बल्कि मुझे यह कहना चाहिए कि तालिबान के आने के बाद और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। काबुल में उन्होंने धमाका किया और धमाका कर ट्रेलर दिखा दिया कि हम सक्रिय हैं, हम ये कर सकते हैं, तालिबानी सत्ता को अस्थिर कर सकते हैं और तालिबान को यह सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दुकान बंद हो सकती है तालिबान की, जो कि दुनिया के लिए अच्छा है। तीसरी चुनौती आपको बताती हूं कि इस तालिबानी आतंकी सरकार के सामने क्या है। वित्तीय संकट। जी हां, बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं, हालात बयां कर रही हैं, कर्मचारियों को कई महीने से तक वेतन नहीं मिल रहा। अब आप सोचिए, लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई और भुखमरी के हालात पैदा हो रहे हैं और इसीलिए तालिबान की दुकान बंद हो सकती है क्योंकि रिजर्व फंड पहुंच से बाहर है। जो देश के फंड्स हैं वो पहुंच से बाहर है, विदेशी सहायता बंद है। जो अफगानी सरकार के जो फंड्स विदेशों में हैं उन तक नहीं पहुंच सकता है तालिबान और इसीलिए यह बड़ी चुनौती है। जब पैसा नहीं होगा तो सरकार कैसे चलेगी। मैं आपको चौथी चुनौती बताती हूं तालिबान के सामने क्या है। और तालिबान के सामने चौथी चुनौती अगर मैं आपको बताऊं, मानवीय संकट। जी हां, इस महीने के अंत तक खाली होगा खाद्यान्न भंडार। सोचिए, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, किस तरह का आतंक मचेगा, किस तरह का युद्ध छिड़ सकता है जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ ना हो। कब्जे के बाद देश छोड़कर इसीलिए भागना चाह रहे हैं लोग। तालिबानी कानून को लेकर लोगों में एक डर है और इसीलिए यह डर गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है, सीधे चुनौती तालिबान को दे सकता है, उनकी सरकार को दे सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं ताला लग सकता है। पांचवी चुनौती आपको बताती हूं, राजनीतिक अलगाव। जी हां, दुनिया के लिए
अछूत होगा तालिबान, क्योंकि अफगानिस्तान किस तरह से अधिकतर देशों ने अफगानिस्तान से दूरी बना ली है, क्योंकि तालिबान राज वहां आ गया। अधिकांश देशों ने राजनयिक मिशन बंद कर दिया, अपने दूतावास बंद कर दिए हैं, कोई ट्रेड नहीं करना चाहता, कोई सरकार से बात नहीं करना चाहता है। इतने दिनों के बाद भी किसी ने मान्यता नहीं दी है। भले ही पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्क सहायता की बात कर रहे हो, लेकिन मान्यता देने पर अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी, पूरी दुनिया इस वक्त तालिबान का बहिष्कार करने में लगी है। वहीं छठा आपको संकट बताती हूं। छठा संकट इन आतंकियों के सामने क्या है? प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन यानी कि जो लोग अपने अपने काम में अच्छे हैं, कुशल और अनुभवी लोग हैं, उन्होंने देश को छोड़ दिया है। नौकरशाह, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट्स कोई भी नहीं है अफगानिस्तान के पास, तालिबान के पास। ये सब देश छोड़कर भाग रहे हैं और ऐसे में ब्रेन ड्रेन की समस्या हो जाती है। ब्रेन ड्रेन यानी कि जो लोग अनुभवी हैं वो देश छोड़कर चले गए तो देश चलाएगा कौन? ऐसे में कबीलिया युग में पहुंच सकता है अफगानिस्तान, जो तालिबान के लिए खतरा है। और सातवीं चुनौती आपको बता रही हूं, जन समर्थन नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहती हूं? अफगानिस्तान से, अलग अलग प्रांतों से किस तरह विद्रोह की खबरें आ रही हैं। अफगानियों को तालिबान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने पिछली बार की सरकार देखी है, 2001 की सरकार देखी है। नरसंहार का डर उनके मन में बैठा हुआ है और इसीलिए वो जानते हैं कि यह सरकार वो नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए विद्रोह की आवाजें तेज हो रही हैं, अलग अलग प्रांतों से आवाजें उठ रही हैं। और अगर हाल यही रहा तो तालिबान की दुकान पर ताला लगने वाला है। और मैं कह रही हूं कि ये सारे संकट खुद तालिबान के खड़े किए हुए हैं, क्योंकि तालिबान ने अपना जो चेहरा पिछली बार सामने रखा, उसके बाद ना देश में और ना विदेश में कोई भी उन्हें मान्यता देने को तैयार है। ऐसे में तालिबान की दुकान बंद होने का खतरा सबसे बड़ा तालिबान के सामने है। ऐसे में पूरी तरह से बहिष्कार हो सकता है। अब मैं अपने दर्शकों को बताती हूं एक और बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर यह कि कतर के विदेश मंत्री काबुल पहुंचे हैं। मैं आपको लगातार बड़ी खबरें बताती जाऊंगी और साथ साथ जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो भी बता रही हूं। कतर के विदेश मंत्री पहुंचे हैं काबुल। तालिबान सरकार से यह पहली मुलाकात है। तालिबान तक पहुंचाया है दुनिया का सख्त संदेश। जी हां, मैं आपको बता रही हूं कि कैसे कतर के विदेश मंत्री, जिनके लिए अमेरिका ने भी कहा कि हमारे लोगों को निकालने में मदद कर रहा है कतर के विदेश मंत्री तालिबान की सरकार से बात करने पहुंचे हैं। लेकिन इस मुलाकात में सख्त संदेश भी दुनिया के अलग अलग मुल्कों का वहां तक पहुंचाया जा रहा है। और जब मैं कहती हूं कि अलग अलग देशों का संदेश पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त तालिबान को मान्यता नहीं मिली हुई है। अगर तालिबान को मान्यता नहीं मिली है तो अलग अलग देशों का रुख बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसी कड़ी में बड़ी खबर आपको बताऊं कि ईरान का बड़ा बयान आया है। ईरान का बड़ा बयान आया है। ईरान का कहना है कि पंजशीर में जो हो रहा है वो गलत है। ईरान का बड़ा बयान, पंजशीर में खत्म हो टकराव। जी हां, तालिबान के पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ बातचीत ही एक विकल्प है। सोचिए, ईरान की आवाज उठ रही है पंजशीर के समर्थन में। वो ईरान जो पहले तालिबान के साथ बात भी करता है, वो भी अब तालिबान के खिलाफ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान को भी लग रहा है कि तालिबान के रास्ते आतंकवाद उसको भी डसने वाला है। इसीलिए पंजशीर के समर्थन में उतर आया है ईरान। अफगानिस्तान पर ईरान का यह बड़ा बयान जो मैं अपने दर्शकों को आपको दिखा रही हूं। मैंने आपको बताया कि वो 7 चुनौतियां सत्ता के सामने क्या है जो तालिबान को ले डूबेंगी। इसी के साथ साथ सिर्फ घर में नहीं, घर के बाहर भी कैसे दुनिया कर रही है वार तालिबान पर, वो भी आपको बताती हूं। अमेरिका की बात सबसे पहले करूंगी। समझौते के बाद भी एक्शन ले सकता है अमेरिका। जी, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका ने अपने सैनिक खोए और उसके बाद अमेरिकी जो लोग हैं वो बाइडेन से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। बाइडेन पूरी तरह से घिरे हुए हैं अपने देश में। बाइडेन कार्रवाई को मजबूर हो सकते हैं। यह रुख हो सकता है अमेरिका, यानी अमेरिका फिर से कार्रवाई की बात कर सकता है काबुल पर। दूसरा, अब मैं आपको बताती हूं रूस का रवैया। मैं क्यों कहती हूं कि रूस भी कार्रवाई करने पर मजबूर हो सकता है, क्योंकि तालिबान को लेकर कड़ा रुख रूस का रहा है। तालिबान के न्योते को रूस ने ठुकराया, तजिकिस्तान में हथियार भी भेजे हैं, यानी रूस को चिंता अपने घर की है और इसीलिए वो भी तालिबान का बहिष्कार कर सकता है। वहीं मैं अब आपको ब्रिटेन की बात बताती हूं। ग्रेट ब्रिटेन आईएसआईएस खुरासन के खतरे से बुरी तरह से डरा हुआ है। ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा खतरा
ISIS है, जिसने एक ट्रेलर दिखाया काबुल एयरपोर्ट पर। ब्रिटेन अफगानिस्तान में हमले की धमकी दे चुका है। जी हां, तालिबान को लेकर सख्त रुख अपनाया है ब्रिटेन ने, और यही वो आगे भी कर सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ब्रिटेन का वार भी अफगानिस्तान पर हो सकता है, तालिबान पर हो सकता है। ब्रिटेन के बाद मैं बात करती हूं तजिकिस्तान की। तजिकिस्तान जिसने सीधे सीधे कह दिया है कि कट्टरपंथियों पर सख्त कार्रवाई हो, इसके आदेश तजिकिस्तान के राष्ट्रपति पहले ही दे चुके हैं। पंजशीर के समर्थन में तजिकिस्तान ने खुलकर आवाज उठाई है और पाकिस्तान को भी लपेटे में लिया, यानी तजिकिस्तान खुलकर तालिबान के खिलाफ है, पंजशीर के समर्थन में है, और इसीलिए वार वहां से भी हो सकता है। वहीं ईरान की बात कर रही हूं। ईरान की बात अभी मैंने आपको बताई कि किस तरह से ईरान ने आवाज उठाई है पंजशीर के समर्थन में। ईरान ने अफगानिस्तान में वोटिंग की मांग की है, यानी लोकतंत्र बहाल हो, लोग अपनी सरकार खुद तय करें, तालिबान सरकार नहीं। तालिबान सरकार को सीधे सीधे ईरान ने नकारा है। तालिबान कैबिनेट आतंकियों को लेकर सतर्क है। ये सतर्क हो, ये कहना है ईरान का, क्योंकि आतंकी भर जाएंगे और वो देश नहीं चला सकते। और इसीलिए ईरान का ये बयान जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, जो ब्रेकिंग न्यूज मैंने आपको दी कि ईरान किस तरह से पंजशीर के समर्थन में सामने आ रहा है। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। भारत आ रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, भारत आएंगे ईरान के विदेश मंत्री। अगले महीने करेंगे भारत का दौरा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सक्रियता पर बात हो सकती है, यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। ईरान का बदला हुआ रुख, ईरान जिस तरह से मौजूदा समय में अपना रुख बदल रहा है ईरान के लिए। अगर ईरान के विदेश मंत्री भारत आते हैं तो कैसे बदली परिस्थितियों में, बदले समीकरणों पर बात हो सकती है, मैं आपको यह बता रही हूं, क्योंकि ईरान का भारत आना ये सीधे सीधे दिखाता है कि तालिबान को घेरने के लिए एक रणनीति पर काम हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया, रशिया के NSA यानी कि सुरक्षा सलाहकार भारत आए, उन्होंने अजीत डोवाल से मुलाकात की। मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरह से रशिया और भारत, आगे भी आज आपको महाभारत में बताऊंगी कि रशिया और भारत के हित कैसे एक जैसे हैं और कैसे रशिया और भारत तालिबान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से तालिबान को भारत घेर सकता है और भारत ने कैसे तालिबान को घेरने के लिए हथियार तैयार कर लिए हैं। ये तस्वीरें जो आज आपको बताएंगी कि भारत कितना सक्रिय है, भारत किस तरह तैयारी कर रहा है, उसकी तस्वीरें देखिए। मैं आपको बताती हूं भारत की आक्रामक रणनीति क्या है, उसकी बात बताती हूं। दुनिया के कई देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है भारत, वो युद्धाभ्यास की तस्वीरें लगाइए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, इनको मैं फुल फ्रेम भी आपको साथ साथ दिखाती रहूंगी। ये उस युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं जो भारत इस वक्त दुनिया के कई देशों के साथ कर रहा है। चीन पाक तालिबान को घेरने की रणनीति में लगे हुए हैं। जी हां, चीन पाक तालिबान को घेरने की रणनीति में लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ भारत अब किस तरह से तालिबान को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से रूस के साथ झापड़ नाम का युद्धाभ्यास जारी है। जी हां, यह होगा आतंकवाद पर करारा तमाचा। किस तरह से अक्टूबर में क्वाड और ब्रिटेन के साथ नौसेना युद्धाभ्यास ब्रिटेन के साथ कर रही है। पहली बार तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास हो रहा है हिंद महासागर में, और HMS क्वीन एलिजाबेथ 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर है, और वो कैसे पहुंचा है हिंद महासागर में। HMS क्वीन एलिजाबेथ जंगी हथियारों के साथ पहुंचा है, और यहां पर युद्धाभ्यास हो रहा है। महासागर से चीन को बड़ी चुनौती। तालिबान के मददगार चीन को सख्त संदेश में, आपको ग्राफिक्स दिखाइए अंकित। यहां पर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह से यह युद्धाभ्यास भारत का वो हथियार है जो भारत तालिबान को और चीन को, यानी तालिबान के मददगार चीन और पाकिस्तान को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रूस के साथ जो युद्धाभ्यास है उसका नाम झापड़ है। जल्दी जल्दी चलाइए अंकित। अक्टूबर में क्वाड और ब्रिटेन के नौसेना युद्धाभ्यास कर रही हैं।
पहली बार ब्रिटेन के साथ ये युद्धाभ्यास है। और ये भी कि HMS क्वीन एलिजाबेथ, मैंने आपको बताया ये जंगी बेड़ा किस तरह से हिंद महासागर में पहुंचा हुआ है और वहां ये युद्धाभ्यास हो रहा है, क्योंकि ब्रिटेन को सबसे ज्यादा डर आतंकवाद का है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, उन्हें अलकायदा से डर लगता है, उन्हें ISIS का खतरा महसूस हो रहा है और इसीलिए भारत के साथ वो साझेदारी बढ़ाकर इस जंग को जीतना चाहते हैं। 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर है HMS क्वीन एलिजाबेथ और किस तरह से युद्धाभ्यास वो कर रहा है। फुल फ्रेम अब तस्वीरें दिखाइए उस युद्धाभ्यास की, क्योंकि वो भारत का हथियार जिसको समझ पाएंगे हमारे दर्शक कि किस तरह से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार और साथ ही मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं। मैं प्रोफेसर कपिल कुमार पहले आपके पास आ रही हूं। मैंने जो तस्वीरें दिखाई हैं सर, ये साफ दिखाती है कि भारत ने अपना हथियार तैयार कर लिया है और भारत अपना उस्तरा तेज भी कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये आतंकवाद की मार कैसी होती है, हमने उसे झेला है। लेकिन हम किस तरह से उस हथियार के साथ वार को भी तैयार हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और जो उस दिन भी बात निकल के आई थी कि भारत को अभी से एक एग्रेसिव पोस्चर लेकर के अपनी डिफेंस के लिए एक एग्रेसिव नीति को अपनाना होगा और जो डिप्लोमेटिक नीति अपनाई जा रही है उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है कि USA के CIA के आए, रशिया के NSA आए, अब आप बता रही हैं कि ईरान के विदेश मंत्री आ रहे हैं। ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि तालिबान की दुकान बंद नहीं होगी। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि तालिबान की जो दुकान है, इसमें होलसेल सप्लाई करने के लिए जो चीन और पाकिस्तान पीछे बैठे हुए हैं और उनको एक जो इलाका मिल गया है अपना वर्चस्व स्थापित करने का, तो वो उस दुकान को बंद नहीं होने देंगे। आप ये देखिए कि सब कुछ होते हुए 20 साल अमेरिका के होते हुए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को पाकिस्तान ने जीवित रखा और अमेरिका को यह मालूम था कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान जीवित है। लेकिन फिर अब देखिए ना, वो कैसे कैसे मुल्ला जिनको अमेरिका ने कह दिया था कि इनको मार दिया गया है, ये रेड के अंदर मारे गए हैं, वो सब जिंदा उभर करके सामने आ रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ने बिन लेडन को छुपा के रखा था, उसी तरीके से उन सारे आतंकियों को वहां पे छुपा के रखा पाकिस्तान ने। तो जब तक ये होलसेल वाले हैं, देखिए जिस दिन हमारे यहाँ से गलवान से वापस गए थे चीन वाले और कोविड का प्रभाव थोड़ा कम हुआ था, मैंने उस दिन अपने एक एनालिसिस में कहा था कि अब दुनिया एक तीसरे प्रहार के लिए तैयार रहे, और वो तीसरा प्रहार आया तालिबान के रूप में पूरा निकल करके। और आज भी जो ये समस्या सामने आ रही है, मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि यह आतंकवादी है, फिर से तालिबान ये करेगा, दूसरी तरफ UN कह रहा है कि इनको सामग्री भेजो। अरे जो सामग्री UN भेजेगा खाने पीने की या मेडिकल की, वो सामग्री क्या आके आम आदमियों तक जाने देगा तालिबान? उससे सबसे पहले तो तालिबान अपना पेट भरेगा, पाकिस्तान में भेजेगा जो भूखा मर रहा है। या अफगानिस्तान की जनता को थोड़ा मिलेगी? क्या श्योरिटी है इस बात की कि UN जो भेज रहा है वो अफगानिस्तान की जनता को मिलेगा? और मैं का भूखा पेट भरेगा। प्रोफेसर कुमार, मैं आपके पास वापस आऊंगी। कर्नल दिनेश नैन, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि मैं ये अहम खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि किस तरह से उज्बेकिस्तान को अब तालिबान धमकी दे रहा है और वो क्यों दे रहा है, ये भी अपने दर्शकों को बताती हूं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि उज्बेकिस्तान को तालिबान ने धमकी दी है और कहा है कि जो पायलट्स उसके देश चले गए, अफगानी पायलट्स, उन्हें वापस लौटाए और उनके प्लेन्स लौटाए। जी हाँ, तालिबान के कब्जे के बाद ये पायलट्स भाग गए थे और ये स्किल्ड पायलट्स हैं, यानी कि वो पायलट्स जो भारत अफगानी एयरफोर्स के विमान उड़ाते थे। अब तालिबान को इनकी जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि तालिबान के लिए जो ट्रेंड लोग हैं वो जरूरी है, उनके पास ऐसे लोग नहीं जो कि प्लेन्स को उड़ा सके। उज्बेकिस्तान को खुली धमकी दी है तालिबान ने कि हमें वो वापस चाहिए और हमें चाहिए वो पायलट्स। ऐसे में उन पायलट्स को भी अपनी जान का खतरा सता रहा है। उज्बेकिस्तान को तालिबान ने धमकी दी है कि हमें ये पायलट्स वापस चाहिए और इन्हें बाहर बुलाया गया है। मैं इस पर बाद में आऊंगी अंकित, लेकिन बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बताऊं। कर्नल नैन, मैं आपके पास आ रही हूं। कर्नल नैन, भारत और रूस के बीच की समानताएं मैं बाद में दिखाऊंगी, लेकिन वापस मांगे 46 एयरक्राफ्ट और पायलट्स। ये कर्नल नैन अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह से वो पायलट जो यहां से चले गए थे उनको अब सीधे सीधे तालिबान धमकी दे रहा है, एक देश को धमकी दे रहा है, हमारे पायलट्स को वापस लौटाओ, वो नहीं आना चाहते वापस।
देखिए सुचारिता, कोई वापस नहीं आएगा। जो भी पढ़ा लिखा इंसान है, टेक्निकल इंसान है, वो इन दरिंदों के पास वापस लौटने वाला नहीं। अभी आपने देखा कल ही जो है इन्होंने कंधार के अंदर एक जो अफगान आर्मी का एक अफसर था उसको बाहर निकाल के कितनी बेदर्दी से उन्होंने मारा है, तो कौन इनके पास आने वाला। लेकिन सुचारिता, सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि 10,000 के करीब इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन के लड़ाके उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हैं। कल रात रूस ने अपने 25 से 30 लेटेस्ट लड़ाकू टैंक तजाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दिए हैं। अपने जो Su-25 है उनको अलर्ट कर दिया है। और रूस अच्छी तरह से जानता है कि जो हक्कानी ग्रुप का ये सजाउद्दीन हक्कानी है, इसके ही ग्रुप के अंदर से ISIS खुरासन के लोग जुड़े हुए हैं, लश्कर तैयबा के लोग जुड़े हुए हैं, और जो अनस और खलील बैठे हुए हैं काबुल के अंदर हक्कानी ग्रुप के, ये ड्रामा किया था इन लोगों ने अमेरिका को दहलाने के लिए। इनके इशारे पर ये IS खुरासन ने वहां धमाके किए थे। और कैसे हो सकता है कि 10,000 लड़ाके उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठ जाएं और तालिबान कुछ ना कहे। उन्हीं के दम पे तालिबान अब उज्बेकिस्तान को जो है धमका रहा है और कह रहा है कि हमारे पायलट्स वापस करो, लेकिन वो पायलट मरने के लिए तो वापस आने वाले हैं नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिचुएशन जो है अभी धीरे धीरे, एक तरफ से रूस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कर्नल नैन, क्योंकि वो पायलट्स वापस नहीं आना चाहते हैं। और मैंने जैसे कहा कि जो 7 चुनौतियां तालिबान के सामने हैं, उनमें से एक यही है कि जो लोग स्किल्ड हैं वो तालिबान राज में वापस नहीं आना चाहते हैं। और इसीलिए जो चुनौतियां मैंने आपको दिखाई उनमें से एक ये भी और एक पंजशीर भी। और उसी पंजशीर से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह से जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है, NRF है, उसके पास सैटेलाइट फोन्स मौजूद हैं। जी हां, बहुत समय से किस तरह से इंटरनेट बंद करने की खबरें आ रही थी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि अब सामान्य इंटरनेट की जरूरत नहीं है, यानी कि वहां से जो संचार सुविधाओं पर NRF ने किस तरह से अपनी पकड़ बनाई है वो इसलिए जरूरी मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं क्योंकि वहां से जो खबरें आ रही थी, वहां से जो संपर्क बना हुआ था वो संचार सेवाएं तोड़ देने के बाद टूट गया था। लेकिन NRF के लड़ाकों का दावा है कि उनके पास सैटेलाइट इंटरनेट मौजूद है, सैटेलाइट फोन्स मौजूद है और उसी से वो संपर्क कर पा रहे हैं। इसी वजह से अमरुल्ला साले और अहमद मसूद जो कि पंजशीर में ही छुपे हुए हैं, वो वहां से घाटी के लोगों से संपर्क में बने हुए हैं। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह से तालिबान पर भारत रूस, मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से NRF को लेकर यह बड़ी खबर है और इसीलिए संपर्क बनाए हुए हैं वहां अहमद मसूद और साथ ही अमरुल्ला साले। इस वक्त मेरे स्क्रीन पर जो तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, अब इन दोनों के बीच ही समानताएं क्या हैं? तालिबान पर भारत रूस एक साथ कैसे है? दोनों की समस्याएं भी मेल खाती हैं और दोनों साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि रूस के लिए चेचन्या में कट्टर इस्लामी आतंकवाद बड़ा खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ाई बहुत बड़ी है। दोनों ही देशों को अपने अपने देशों में आतंकवाद से लड़ाई लड़नी है। रूस के लिए आतंकी गुट मॉस्को को निशाना बना चुके हैं। जी हां, ये आतंकी गुट मॉस्को को निशाना बना चुके हैं। वहीं भारत में आतंकी हमलों का दंश हम लोगों ने झेला है और इसीलिए रूस और भारत एक साथ हैं तालिबान पर। मैं वहीं आपको बताऊं कि भारत के साथ इंद्र के बाद झापड़ नाम का सैन्य अभ्यास रूस इस वक्त कर रहा है, यानी कि आतंक पर करारा वार, करारा झापड़। वहीं भारत के लिए खुफिया सैन्य जानकारी रूस से साझा करना, यह अपने आप में एक इंटेलिजेंस साझा करने की प्रक्रिया जो भारत रूस के साथ निभाता आया है वो जारी है। वहीं रूस के लिए तालिबान से संवाद जरूर किया है लेकिन मान्यता नहीं दी है। वहीं भारत ने तालिबान से न संवाद और न ही मान्यता की पॉलिसी आगे बढ़ाई हुई है। दोनों देश इस वक्त भी तालिबान पर लगातार इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं। रूस को सबसे बड़ा खतरा ISIS खुरासान से है। जी हां, ISIS खुरासान से सबसे बड़ा खतरा। वहीं भारत ने अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर, जी हां, जब
जब 9/11 हुआ था उसके बाद वॉर ऑन टेरर की बात किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही थी, और तब से लगातार भारत वॉर ऑन टेरर का एक हिस्सा रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा है, और अब वही लड़ाई रूस के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ भी भारत आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसे यह डर है कि तालिबान से यह आतंकवाद और बाकी मुल्कों में फैल सकता है, और रूस को भी वही बड़ा खतरा है। और इसीलिए रूस और भारत के बीच यह मैत्री और जिस तरह से दोनों मिलकर काम कर रहे हैं वो बेहद जरूरी हो जाता है। मैं बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को लगातार बता रही हूं, रूस और भारत, यानी भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच की यह साझेदारी आने वाले समय में हमें एससीओ मीट में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन में सीधे सीधे कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं हो सकता और ये बहुत बड़े इसके नतीजे हो सकते हैं, उसी तरह से एससीओ मीटिंग में भी दोनों देश तालिबान और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर सकते हैं, और आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार तालिबान से होकर ही गुजरेगा, यह भी बिल्कुल तय है। बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को इस वक्त बताऊं, बरादर को लेकर बड़ी खबर है। मुल्ला बरादर को लेकर बड़ी खबर कि तालिबान ने सफाई दी है। बरादर का एक कथित ऑडियो जारी किया है जिसमें बरादर कह रहा है कि मैं गायब नहीं हूं, दौरे पर था। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया, ये मुल्ला बरादर की तरफ से कहा गया, क्योंकि मुल्ला बरादर कहां है किसी को नहीं पता है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, मुल्ला बरादर कहां है ये किसी को नहीं पता है। ये जो दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, 1 जुलाई की तस्वीर है जब चीन के विदेश मंत्रालय से मुलाकात की, विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, वो जुलाई के महीने की है, यानी तालिबान राज आने से पहले। उसके बाद अगस्त की तस्वीर है जब कंदहार पहुंचा था मुल्ला बरादर। इन तस्वीरों में भी बहुत स्पष्ट ढंग से आप मुल्ला बरादर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन तालिबान की तरफ से कहा गया कि मुल्ला बरादर कंदहार पहुंचा है और ये तस्वीरें जारी की गई। बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि किस तरह से मुल्ला बरादर की ये दो तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बाद मुल्ला बरादर की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। ऐसे में मुल्ला बरादर कहां है ये सवाल अपने आप में बना हुआ है। मुल्ला बरादर भले ही ऑडियो जारी कर रहा है, लेकिन उस ऑडियो में, वो ऑडियो भी मैं आगे आपको सुनाऊंगी, लेकिन इस ऑडियो में भी अभी तक ये बात खुलकर सामने नहीं आई है कि क्या मुल्ला बरादर की कोई तस्वीर सामने आएगी या सिर्फ ऑडियो जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ऑडियो सामने आया है। मैं प्रोफेसर कुमार के पास जा रही हूं। प्रोफेसर कुमार, जिस तरह से मुल्ला बरादर को लेकर ये स्पेकुलेशन है कि कहां है, उसी तरह से पहले अखुंदजादा को लेकर स्पेकुलेशन था। इनमें से कोई भी कैमरे के सामने नहीं आ रहा है और बार बार ये बात कही जा रही है कि हक्कानी गुट और बरादर गुट में एक तरह की रंजिश है, वहां पर सत्ता को लेकर ये संघर्ष शुरू हो गया है। देखिए, रंजिश तो इनमें रहेगी जी, क्योंकि ये अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग इनके हेड हैं, अलग अलग इनका वो जो है अपने उद्देश्य है, और हर कोई अपने आप को जो है ताकतवर बनाने के लिए एक दूसरे को, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब इनमें आपस में गोलियां चलेंगी, कि ये जो पार्लियामेंट हाउस में बैठे दिखाई दे रहे हैं तालिबानी, आपको ये एक दूसरे पे गोली चलाते हुए आपको दिखाई देंगे। ये हश्र इस जंग का होना है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये जो पायलट्स की बात हो रही है कि अफगानिस्तान पायलट्स वापस मांग रहा है, अरे भाई, पायलट्स वापस जाने की जगह तजाकिस्तान उन एयरफोर्स के जो प्लेन थे अफगानिस्तान के, उनको आर्म क्यों नहीं करता बम से और मशीन गन से, और ये पायलट फ्लाइट करके क्यों नहीं पंजशीर की मदद करते। पंजशीर भी तो अफगानिस्तान का युद्ध लड़ रहा है, तो ये पायलट खाली क्यों बैठे हैं अपने प्लेन्स लेकर के तजाकिस्तान के अंदर? जाएं और पंजशीर की मदद करें। और रूस जो टैंक भेज रहा है, भाई ये लड़ाई अब टैंक की और उसकी इतनी नहीं है, इसमें आपकी मिसाइल्स कहाँ हैं, आपके ड्रोन कहाँ हैं जिनका इस्तेमाल आप करिए। क्योंकि अगर आपने नहीं रोका तालिबान को, देखिए पाकिस्तान ने तो एक बहुत टेक्निकल काम किया कि उसने अपनी एयर स्ट्राइक करके एक तरफ का रास्ता खोल दिया तालिबान के आने के लिए, और उससे तालिबान अंदर घुसा। वो एक अलग बात है कि गुरिल्ला फाइटिंग में जो माहिर है पंजशीर के लोग, इन्होंने उसको घेर लिया और पुरानी टेक्निक अपना के फिर उनको उस पर मजबूर किया। लेकिन जहां ये और हिल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर कल को फिर पाकिस्तानी अपने 2 हवाई जहाज भेज करके इनकी हिल्स की उन पोजीशंस को अटैक कराते हैं तो क्या होगा? तो ये समय इन अफगानिस्तान के पायलट्स के लिए अपना कैरियर और वो देखने का नहीं है, ये एक टोटल मोबिलाइजेशन के समय की जरूरत है,
जिस समय के अंदर जाके वो अपने प्लेन्स का इस्तेमाल करे और अटैक करे तालिबान के ऊपर। अरे सारे तालिबानी अफगानिस्तान में एक बिल्डिंग में बैठे हैं, एक मिसाइल से उस पूरी बिल्डिंग को क्यों नहीं उड़ा दिया जाता? ये एग्रेसिव स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो ये नासूर जो है फैलता चला जाएगा। जी, मैं आपको प्रोफेसर कुमार, मैं आपके पास आऊं, कर्नल नैन मैं आपके पास आऊं, उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं दिखाती हूं, तस्वीरें आपको दिखाती हूं। द वर्ल्ड शुड नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान। ये किस तरह से ये एक तरह की वॉर क्राई हो गई है, ये एक तरह का ये नारा जो कि अलग अलग देशों में सुनाई देता है। ये तस्वीरें आपको दिखाती हूं कि किस तरह से तालिबान को मान्यता ना दी जाए, इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं अमेरिका की, और वहां पर किस तरह से तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ये वही देश है जिसने अफगानिस्तान छोड़ा, उसके बाद वापस आया और उसके बाद अमेरिका में ही तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका की आपको दिखा रही हूं, किस तरह से वहां प्रदर्शन हो रहा है। और इसीलिए मैं कहती हूं कि अमेरिका में जो बाइडेन के लिए इस वक्त मुश्किल स्थिति है जो बाइडेन के लिए। ने जो चुनौतियों का जिक्र किया तालिबान के सामने, जिसमें अलग अलग मुल्कों की भी चुनौती है। मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में कुछ इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें तालिबान के बहिष्कार करने की एक आवाज उठ रही है। अमेरिका के लिए और ज्यादा है ये मुखर आवाज, क्योंकि अमेरिका ने इस देश को उस हाल में छोड़कर वो चला गया और अब सबसे बड़ी किरकिरी अमेरिका के लिए। कर्नल नैन, देखिए सुचारिता, दोहा के अंदर जब मीटिंग हुई थी तब भी पूरे जो लगभग 15 से 16 जो देश थे स्ट्रॉन्ग, जो सबसे मजबूत देश हैं, सब ने एक बात क्लियर की थी कि अगर तालिबान पुरानी बर्बरता पे आएगा, अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाएगा और सब अपने आप को चेंज नहीं करेगा तो मान्यता नहीं दी जाएगी। और देखिए तालिबान कर क्या रहा है। अभी एक महिला को जो गर्भवती थी उसको सरेआम गोली मार रहे हैं, महिलाओं को, निहत्ती महिलाओं को वो चिल्ला रही हैं, उनको पीट रहे हैं, हंटर से पीट रहे हैं, उनका कॉलेज जाना बंद कर दिया, उनका जो है पार्लर बंद कर दिए, हर तरह की मतलब पुरानी बर्बरता शुरू हो गई है वापस से। और ये पूरी दुनिया देख रही है। 2013 के अंदर अमेरिका ने कतर को कहा था कि आप एक कॉन्सुलेट खोलें जिसके अंदर जो कराची की जेल में अपने ये मुल्ला ब्रदर बैठे हुए थे, इनको पाकिस्तान की आईएसआई को प्रेशर करके इनके पासपोर्ट बनाए गए और ये जेल से गुपचुप तरीके से निकल के कतर में जाते थे। फाइनली 2018 में इनको रिलीज कराया गया और इनके साथ दूसरा चेहरा कौन था जो कि एक तरीके से कह लीजिएगा कि बर्बरता की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते थे और अफगानिस्तान का भला करना चाहते थे, जैसे 2010 के अंदर करजाई के साथ बातचीत की थी मुल्ला ब्रदर ने। दूसरा था मुल्ला अब्बास स्टेटकजई। उन दोनों को इन्होंने क्या किया? अभी दो फाड़ में बट गई तालिबान आपकी। एक तालिबान वो जो वजीरिस्तान के लड़ाके हैं पाकिस्तान वाले, वो है आपका पूरा हक्कानी ग्रुप। उनके साथ में मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर का बेटा है, उसकी खलील हल्कानी से दोस्ती है, वो साथ में शामिल हो गया है। लेकिन दूसरी ओर चाहे आप कह लीजिए तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कर्नल ब्रदर हो कि अपनी ही मौत मरने को तैयार है तालिबान। जहां पर बंदूक के दम पर बात होगी वहां तो फिर गोलियां आपस में भी चल सकती है और वही हो रहा है इस वक्त तालिबान के बीच। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि तालिबान की दुकान पर ताला लगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी और शायद दुनिया उस दिन का इंतजार करे या फिर उससे पहले ही तालिबान पर वार करे, क्योंकि दुनिया के मुल्कों का भी सब्र छिन रहा है। तालिबान सरकार जिसने आतंकियों को सामने रख दिया, और अब आतंकियों से बात करेंगे क्या देश? आतंकियों से वार्ता होगी, उनके ऐसे आतंकी जो कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है उनसे वार्ता करेंगे हमारे मंत्री जाकर। ऐसी सरकार को कौन मान्यता देगा? इसी वजह से प्रोफेसर कुमार, मैं कहती हूं कि पाकिस्तान और चीन भले ही समर्थन की दुकान खोल दे, लेकिन मान्यता देने पर उनको उनके ऊपर थू-थू होगी, ये वो भी समझ रहे हैं। प्रोफेसर कुमार, मैं प्रोफेसर कुमार आपके पास आऊं उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री के डोमिनिक रॉब का बड़ा बयान आया है, तालिबान को सीधे मदद नहीं करेंगे। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान,
जो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए तालिबान खतरा है। जी हां, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री का यह बयान आया है कि तालिबान को मदद नहीं कर सकते क्योंकि शांति के लिए तालिबान एक बड़ा खतरा है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। देखिए, ब्रिटेन इस पूरे क्षेत्र में अगर अस्थिरता फैलती है तो वो ब्रिटेन के दरवाजे तक जा सकती है। ब्रिटेन जैसे देश ने भी 9/11 का खतरा देखा है, उसे समझा है। ब्रिटेन ने खुद आतंकवादी हमले देखे और इसीलिए वो समझ रहा है कि क्षेत्रीय अस्थिरता किस तरह उसके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकती है। और इसी वजह से ब्रिटेन के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान कि कैसे तालिबान को मान्यता नहीं दे सकते। प्रोफेसर कुमार मेरे साथ है क्या? प्रोफेसर कुमार, ब्रिटेन का यह बयान दिखाता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो किस तरह से डरे हुए है, वो किस तरह डरा हुआ है, चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो। ब्रिटेन ने तो ये तक कह दिया कि हम बम गिरा देंगे आईएसआईएस को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में। जी देखिए, ब्रिटेन अफगानिस्तान में तो हम बाद में गिराने की बात करें, पर पहले ब्रिटेन ये तो देख ले कि लंदन में क्या हो रहा है। लंदन में इसने कितने आतंकियों को शरणार्थी दिए, वहां पे कितना फेनेटिज्म वहां पे फैल रहा है। लंदन के अंदर क्या हरकतें हो रही हैं। आपको याद होगा कि हमारे दूतावास के ऊपर किस तरीके से अटैक लंदन में किए गए थे। और आज ये लंदन जो है, ये जो लिबरल अपने को कहते हैं ना, ये उन पॉलिसियों का अब नतीजा भुगतेंगे जो इनकी अब आंखें अब खुल रही हैं जाकर के, कि जो गजवाए यूरोप के दरवाजे खोल दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से तालिबान को ये दे करके अफगानिस्तान तोहफे में, और जो टर्की खड़ा हुआ है उधर सामने आप देखिएगा, तो ये खाली बयानबाजी ब्रिटेन से बात चलने वाली नहीं है। अगर आप में हिम्मत है, कुछ करना है, तालिबान को रोकना है तो रोक के दिखाइए। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी शक्ति जब कोई काम करती है, जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पे जब कब्जा किया और आगे बढ़े जी, तो इनके पीछे चीन और पाकिस्तान थे और इनके पूरे ब्लूप्रिंट बने हुए थे कि हमें कैसे मूव करना है। और वो उसी समय अंदाज लगा के चलते हैं कि विश्व की कौन सी शक्ति हमारा साथ देगी, कौन शक्ति हमारा विरोध करेगी। ये सारे एनालिसिस किए जाते हैं ऐसे ऑपरेशन से पहले। तो क्या चीन और पाकिस्तान को ये मालूम नहीं है कि ये ऑपरेशन होंगे? और उन्हें मालूम है कि ब्रिटेन चिल्लाता रहेगा, अमेरिका चिल्लाता रहेगा, करेगा कुछ नहीं। इनमें अगर करने वाले का देश है यहाँ पे तो देखिए प्रोफेसर कुमार, वो ईरान करेगा, बिल्कुल। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि जो ईरान के विदेश मंत्री का अगले महीने भारत दौरा है वो अहम है। ईरान जो कि तालिबान से बात भी करता आया, लेकिन तालिबान राज के खिलाफ खुलकर बोला है। ईरान ने डंके की चोट पर तालिबान राज को नकारा है और लोकतंत्र की बात कही है। और उसी लोकतंत्र की पैरवी अगर दुनिया के सभी देश अफगानिस्तान में करें तो दुनिया बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ महाभारत में जुड़ने के लिए।